दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और सूरत बदलने के लिए सी न्यूज़ भारत आज मुद्दों की पंचायत का शुभारंभ कर रहा है। हमारे प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी के साथ एक बार जोरदार तालियां बजाकर श्री ब्रिजेश पाठक जी से निवेदन है कि आप मंच पर आएं। और साथ ही सी न्यूज़ भारत के एडिटर इन चीफ श्री पवन शर्मा जी से अनुरोध है कि आज हमारे प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री ब्रिजेश पाठक जी से मुद्दों की पंचायत की शुरुआत करते हुए जनता के सवाल सीधे पूछें और सीधे उनसे हमें जवाब मिलेगा। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी चर्चा आजकल गांव में हो रही है सुबह के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे वो बात क्या है, क्योंकि मैंने ना कोई इंट्रोडक्शन दिया और ना बात की, सीधे मुद्दे पे आया। और मुद्दा है, सुबह जब हम किसी राजनीतिक व्यक्ति के यहाँ जाते हैं तो मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, आम लोगों के लिए पानी भी पूछना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आपने हर जो व्यक्ति आता है दूर दराज गांव से, उसको जब सुबह सुबह भोजन कराते हैं तो हम सर ये जानना चाहते हैं ये इसका कारण क्या है। क्योंकि आजकल अगर गांव में बात करें, हमने एक छोटा सा सर्वे किया और 48,000 गांव के कुछ गांव में हमने जानना चाहा तो 90% लोगों ने बात की कि जब हम पहुंचते हैं लखनऊ और बड़े थक जाते हैं, लेकिन जब पाठक जी के यहाँ अपनी फरियाद लेके पहुंचते हैं तो फरियाद सुनने से पहले हमें जलपान मिलता है। इसका कारण सर क्या है? दरअसल हम लोगों की परंपरा है, हमारी भारतीय संस्कृति है कि आपके घर कोई आता है तो उसे चाय पानी नाश्ता भोजन जो भी आवश्यक है पहले आप पूछते हो। दूर से लोग आते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे जो अतिथि हैं उनकी मैं सेवा सत्कार कर सकूं। लेकिन आप चूंकि जिस विभाग से आते हैं वो विभाग उत्तर प्रदेश पर सरकार बनाने के लिए जाना जाता है। और कभी कभी हम लोगों ने भी देखा है कि वो अस्पताल जहां लाइन में गरीब लगा होता है घंटों, पीछे से आप भी नजर आ जाते हैं। ये कहां से मिला? दरअसल एक उत्तर प्रदेश राज्य एक बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से भी, भौगोलिक दृष्टि से भी बड़ा है, तो लोगों को सुविधाएं बेहतर मिले और उनका स्थलीय निरीक्षण भी मैं करूं। तो मैंने जब स्वास्थ्य मंत्री का पद कार्यभार संभाला तो पूरे प्रदेश में ये जनरल चर्चा थी कि गत सरकारों में चिकित्सक ड्यूटी पर नहीं आते थे, अस्पताल में दवाइयां नहीं रहती थीं। तो मैंने उन लोगों को पहले, ऐसे लोगों को एक सुझाव और अनुरोध किया कि सभी लोग अपनी ड्यूटी पर रहें। फिर भी नहीं आए तो मैंने फिजिकल निरीक्षण प्रारंभ किया। अस्पताल की साफ सफाई, मरीजों से चिकित्सकों का व्यवहार कैसा है, उपस्थिति कैसी है, तो उससे बहुत फर्क पड़ा है। और मुझे कहने में ये फक्र है, गर्व है कि मैं प्रतिदिन 3, 4, 5 अस्पतालों को जरूर देखता हूं, चाहे किस परिस्थिति में देखूं। कुछ मीडिया की नजर में आते हैं, कुछ नहीं आ पाते हैं। अभी एक हाल का ही मैटर है, राजेंद्र जी को दिल का दौरा पड़ा और अचानक से अखिलेश जी के साथ आप भी नजर आए। तो राजनीतिक गलियारों में दूसरा एक क्वेश्चन आ रहा है कि पाठक जी के संबंध अपने दल के साथ दूसरे दलों से भी बहुत अच्छे। देखिए, कोई भी व्यक्ति बीमार होकर यदि अस्पताल आता है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको स्वस्थ करके, कैसे भी हो सकता है, उसका व्यवस्थित इलाज हो। तो मैं उनको देखने गया था। मैं जब पहुंचा तो उनके बहुत हालत अच्छी नहीं थी। हमने तत्काल लोहिया इंस्टीट्यूट के जो हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर भुवन तिवारी, उनको हमने बुलाया और ईश्वर से मैंने प्रार्थना की कि जल्दी से शीघ्र स्वस्थ होकर के जाएं। और आज मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और अपने चिकित्सकों का आभार प्रकट करता हूं कि राजेंद्र जी पूरी तरह से स्वस्थ हैं और खतरे से बाहर हैं। अब आते हैं एक ऐसे प्रश्न पर, क्योंकि आप एक छोटे से गांव से निकल कर आए और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राजनीति में आए हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने जब छोटे क्लासों में थे तो कभी सोचा था कि आप उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बनेंगे? नहीं, कभी नहीं, नेवर। हमारे माता पिता चाहते थे कि मैं लखनऊ जा रहा हूँ पढ़ने के लिए तो कहीं कोई ऐसा काम करूँ, पढ़ के कोई कंपटीशन में पास हो जाऊँ, कोई नौकरी लग जाए।
या कोई ऐसा काम करूं कि जिससे हम आगे अपना जीवन चला सकें। राजनीति में आना तो एक दुर्घटना थी। विश्वविद्यालय में चुनाव नहीं होते थे, इमरजेंसी के बाद से अचानक चुनाव हुए, हमने दूर से देखा कि जुलूस निकल रहा है, पीछे पीछे लग गए और धीरे धीरे यहां तक आ गए। अब बात कर लेते हैं राजनीति की। आने वाला वक्त है और लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को कुछ नई दिशा के रूप में आप कुछ देने वाले हैं, वो क्या है जी? आने वाले वक्त में, क्योंकि इसी साल चुनाव भी है। उत्तर प्रदेश राज्य 17 में जब भारतीय जनता पार्टी को योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का अवसर प्रदेश की जनता ने दिया, चुनाव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हुआ, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में सरकार ने कार्यभार संभाला। तो 17 में जो सरकार हमें मिली थी, जो प्रदेश मिला था, वो बीमारू राज्य था, रेवेन्यू डेफिसिट था, सड़कें टूटी हुई थी, बिजली का अता पता नहीं था, अस्पतालों में चिकित्सा टूटी हुई थी। लेकिन आज मुझे कहने में गर्व है कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है, उत्तर प्रदेश डेवलप्ड स्टेट के रूप में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हर क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, हर क्षेत्र में प्रदेश ने विकास के सारे आयाम तय किए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर हमारा जो सबसे खराब पहलू था, उसको भी नंबर 1 पर बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है, योगी जी ने किया है। कल एक चैनल का कार्यक्रम था और पांडे जी ने कहा कि जैसा दावा किया जाता है वैसे ही सीएम नगरी में जब सीएम साहब होते हैं तो दुर्घटनाएं होती हैं। जी, कल कौन सी नगरी में? गोरखपुर में। कौन सी दुर्घटना है? हत्या। आप उनसे पूछिएगा जरा। देखिए, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स उत्तर प्रदेश में एक भी नहीं है। आप भी अपने चैनल से सर्च करा लीजिए। पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया था। हमारी सरकार में एक भी माफिया गिरोह सक्रिय नहीं है। जो थे वो अपनी जगह पर चले गए, ऊपर चले गए। सीधे सीधे मैं कहता हूं, आपसी वैमनस्यता में जो घटनाएं होती हैं, हम सब में कड़ी कार्रवाई करते हैं। जैसे भाई भाई की पट्टीदारी की झगड़े हो गए, पड़ोसी से झगड़े हो गए, पति पत्नी के विवाद हो गए, उसमें भी हम कड़ी कार्रवाई करते हैं। हमारी सरकार अपना पराया नहीं देखती, गरीब अमीर नहीं देखती, छोटा बड़ा नहीं देखती। यदि कानून टूटा है तो कड़ी कार्रवाई होगी। और मुझे कहने में ये मतलब गौरव हासिल है कि बेटियों के प्रति जो अपराध उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसमें हमने माननीय न्यायालय में पैरवी करके कई मामलों में 3 महीने में, 6 महीने में फांसी की सजा भी कराने में सफलता हासिल की है। और जो एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि बेटियों और बच्चों पर अपराध में उत्तर प्रदेश सजा दिलाने में पूरे देश में नंबर 1 पर है। 2027 में चुनाव है और आप चूंकि एक खास जाति से आते हैं और ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता अधिकतर इसी जाति के इर्द गिर्द घूमती है, तो आप उसको किस तरह से लेते हैं? देखिए, हम सब कार्यकर्ता हैं और भारतीय जनता पार्टी किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करती है। और जो जन कल्याणकारी कार्यक्रम है, जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, वो गरीब जनता के लिए होते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया अपने उद्बोधन में कि इस देश के अंदर 4 जातियों को मैं मानता हूं। सबसे बड़ी जाति गरीब की है, दूसरी जाति महिला है, तीसरी जाति किसान है और चौथे युवा हमारे। और सबके कल्याण के लिए हमें काम करना है, एकजुट होकर काम करना है। आप देखिए, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है। उत्तर प्रदेश राज्य में जब 17 में सरकार चलाने का अवसर उत्तर प्रदेश जनता ने हमें दिया, तब हमारा बजट कितना था? आज बजट 3 गुना है। प्रदेश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा आप देखिए इंटरनेट पर, आज 17 में जो आंकड़ा था उससे 3 गुना आय हमारे प्रदेश की आम नागरिकों को हो चुकी है। और मुझे कहने में अच्छा लग रहा है कि 9 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम आपके वोट की ताकत की सरकार ने करके योगी जी के नेतृत्व में दिखाया है। कुछ ऐसे प्रश्न, जब हमारी आपकी पहली वीडियो गई तो बहुत सारे लोगों ने, चूंकि आपने उससे कहा था कि सी न्यूज़ के मंच से लोग अपनी बात आपसे पूछ सकते हैं, तो कुछ सवाल हैं जो मैं आपसे लेता हूं। छात्र जीवन के दौरान कोई एक ऐसा किस्सा जो आज भी आपको याद आता हो और आप उसको जानकर मुस्कुरा लेते हैं? एक बार क्या हुआ, मोटरसाइकिल से गए, हम पीछे एक आदमी बैठा था, संजीव मेरा मित्र था। तो मैंने सोचा कि पेट्रोल के लिए पैसे इसके पास होंगे, उसने सोचा मेरे पास होंगे, पेट्रोल डालने का पैसा नहीं था। तो पेट्रोल डलवा लिए, 10 रुपए लीटर पेट्रोल था।
अब पेट्रोल पड़ गया, पैसा नहीं, मुंह एक दूसरे के देख रहे हैं। अब क्या हुआ, तो मैं मोटरसाइकिल पे उसको छोड़ गया, हॉस्टल गया। हॉस्टल की किताब में, हमें अपनी किताब में जिल्द में 10 रुपए छुपा के रखे थे, अम्मा ने दिए थे, तो वो 10 रुपए ला के पेट्रोल डलवाया। मुझे आज भी याद रहता है। और वो जो पेट्रोल पंप वाला है, कल्लू अभी भी है, IT चौराहे पे कल्लू है, जो पेट्रोल पंप में तेल भरता था गाड़ी में, अभी भी उससे आप पूछ सकते हैं। वो 2 घंटा गाड़ी में मेरी स्कूटर मोटरसाइकिल वहीं खड़ी रही। देखिए, सी न्यूज़ भारत सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, और हमारे साथ जो हमारे दर्शक जुड़े हैं वो चाहते हैं कि उनको वो प्रश्न मिलें जो उन्हें आपसे जोड़ते हैं। जैसे अभी आपने जो किस्सा बताया, वाकई में अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है। अगला प्रश्न है, राजनीति की व्यस्त जिंदगी में परिवार को क्या आप समय दे पाते हैं? देखिए, अब दरअसल जब मेरी शादी हुई तो मैं लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हो चुका था, और मेरी पत्नी को पता था कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, पॉलिटिकल लाइफ है। तो कोई ऐसी बात नहीं कि अचानक हम शादी के बाद ये स्थितियाँ उत्पन्न नहीं हुई। सभी लोग हैबिचुअल हैं। मैं रात में जब भी घर पहुँचता हूँ तो सब लोग एकत्र होकर साथ में, रात में भोजन मैं कम ही खाता हूँ, चाय पानी जो नाश्ता होता करते हैं, बात करते हैं, फिर सो जाते हैं। और मेरे बराबर सहयोग मुझे परिवार से मिलता है। सर, अगला प्रश्न, क्या आज भी आप अपने पुराने दोस्तों और मल्लावा के लोगों के से उसी तरह जुड़े हैं? वैसे ही जुड़ा हूँ। सभी लोग मेरे परिवार की तरह हैं और कभी भी हमारे संपर्क में आ जाते हैं, और जब मेरा मन उबता है तो उन्हीं से गप मारता हूँ। मल्लावा के कोई हमारे दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि एक किस्सा कोई बता दीजिए जो उनसे जुड़ने वाला। एक बार गंगारामपुर प्राइमरी पाठशाला का मैं पढ़ा हूँ, तो उसमें क्या होता था, स्कूल में तब घड़ी नहीं होती थी सबके पास। हम लोगों के हाथों में घड़ी नहीं, सबके मास्टर के पास भी घड़ी नहीं होती थी। तो साइकिल से मास्टर साहब आते थे, तो स्कूल की जो ग्रिल थी, ग्रिल नहीं थी, उसमें पल्ला भी नहीं था, तो खिड़की से सूरज की रोशनी आती थी। तो 2:30 बजे जहां बजा, तो हमने किसी से 2:30 जैसे छुट्टी बजी, तो हमने जहां रोशनी पड़ती थी सूरज की, उसको ईंटा से खोद दिया। तब फर्श नहीं होती थी, कच्चे ही जमीन होता था जिसपे हम लोग बैठते थे, दरी फट्टी बिछा करके, तो खोद दिया। तो जैसे धूप उस पे आती थी तो पूरे क्लास में शोर मच के सब लोग भाग लेते थे। तो मतलब घंटी बजने के इंतजार और धूप मिली कि हम भागे। तो ये हम लोगों ने एक बना रखा था कि यही घड़ी है। वाकई में ये ऐसी चीजें हैं जो हमें और आपको प्रेरित भी करती हैं, और हर सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई एक ऐसा कारण और ऐसा व्यक्तित्व होता है जिसको देखकर, जिसको सुनकर, जिसको समझकर वो जिंदगी में आगे बढ़ता है। क्या आपकी जिंदगी में कोई ऐसा प्रेरक व्यक्ति है? देखिए, सामाजिक जीवन में हमने बहुत लोगों को पास से देखा है, लेकिन जब मैं पार्लियामेंट में था और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को काम करते मैंने देखा। आदरणीय मोदी जी ने एक गरीब घर से निकल करके और केवल अपनी मेहनत के बदौलत, शुचिता, पारदर्शिता की बदौलत, सेवा के बदौलत उन्होंने लोगों का दिल जीता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मैं आदर्श मानता हूं कि उन्होंने किस ढंग से लोगों की सेवा करके और लोगों का दिल जीतने का काम किया। आज के युवाओं को छात्र राजनीति और नेतृत्व के बारे में आप क्या सलाह देना चाहते हैं? हमारा मानना है कि युवाओं को, दरअसल इसमें 2 बातें हैं। सामान्यतया कोई नहीं चाहता कि उसके घर में चंद्रशेखर आजाद पैदा हो। तारीफ चंद्रशेखर आजाद की सब लोग करेंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अगर पैदा हो तो पड़ोसी के घर में, हमारे घर में कोई लड़का पैदा हो तो IAS हो जाए, IAS न बने तो दरोगा हो जाए, क्लर्क हो जाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद न बने। लेकिन मैं युवाओं से दूसरी बात करता हूं। हम जब कभी किसी डिग्री कॉलेज के कार्यक्रम में जाते हैं, यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम, आजकल एक नई दौड़ चल रही है मार्कशीट की। 99% नंबर आ जाएं, 95 आ जाएं, 97 आ जाएं। अगर 1% नंबर कम आ गया तो बच्चा फ्रस्ट्रेशन में चला जा रहा है। हमें अंक तालिका के पीछे नहीं चलना है, मार्कशीट हमें नहीं चाहिए, हमको ज्ञान चाहिए। अगर ये सरस्वती हमारे पास है, ज्ञान मेरे पास है, तो दुनिया हमारे कदमों को चूमने का काम करे। और एक बात बता दूं, यूनिवर्सिटीज में जो चुनाव होते थे ये पॉलिटिकल नर्सरी होती थी, बच्चे तैयार होते थे। अब हमसे आप पूछिए पॉलिटिकल जीवन में क्या होता है, तो पोस्टर लगाने से लेकर, पोस्टर छपाने से लेकर, बैनर बनवाने से लेकर, बैनर बांधने तक हर काम मैंने किया है। मैंने बिजली के खंभे पे चढ़ के, पेड़ पे चढ़ के बैनर भी बांधे हैं, पोस्टर भी लगाए हैं, लेई को बनाया भी है
और ले आटा भी मांगा है और ले बनाई भी है, पोस्टर चिपकाए भी हैं। और कोई ऐसा काम नहीं है पॉलिटिकल जीवन में जो ना किया हो, चाहे भूखे रहना पड़ा हो, चाहे पूरी मांग के खाना पड़ा हो, चाहे जमीन में सोना पड़ा हो, चाहे कपड़े हो ना हो, हर परिस्थिति में संघर्ष करने के लिए तैयार करना है। तो यूथ को आप तैयार कर सकते हैं जिससे नेतृत्व क्षमता विकसित हो पाए। हो क्या रहा है, जो वास्तव में नेतृत्व क्षमता यूनिवर्सिटी से, डिग्री कॉलेज से विकसित होती थी, अचानक आप किसी को दायित्व दे दिए तो उसका हाथे कांपे लगेगा। तो मेरा मानना है कि इसमें पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना बहुत आवश्यक है। मैं कॉमर्स का विद्यार्थी रहा हूं। एक कॉमर्स की बड़ी पुरानी परिभाषा है प्रोफेसर रॉबिन्स की, कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। जब अच्छे लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो जगह कौन भरेगा? तो मेरा सभी पूरे उत्तर प्रदेश के युवाओं से मैं अपील करता हूं, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम 1 लाख युवाओं को राजनीति में आगे लाने का काम करेंगे। आपके अंदर क्षमता है तो आप आगे आओ, ब्रजेश पाठक आपकी मदद करेंगे। मैं हर स्थिति में अपने यूथ के साथ खड़ा रहूंगा। आपको नहीं लगता आपकी ये बात पकौड़ों तलने की तरह लोगों को लगेगा कि आप राजनीति भी नहीं? आप पूछिए किसी यूथ से, किसी भी डिग्री कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाता हूं तो मैं युवाओं से कहता हूं कोई बात हो तो हमें बताओ, हम जिम्मेदार करेंगे काम। हम जानते हैं कि कैसे भूखे पेट में नींद नहीं आती है, हम जानते हैं रोटी कैसे बनती है, हम जानते हैं कि कैसे जब पैसे नहीं होते फीस कैसे भरी जाती है। हर मुसीबत से लड़ने के लिए आपको ताकत चाहिए, ऊर्जा चाहिए और आत्मबल चाहिए। हम अपने युवा के साथ खड़े मिलेंगे, यूथ के साथ खड़े मिलेंगे। एक दर्शक ने पूछा है, अचानक आप अस्पतालों के दौरे करने में सबसे बड़ी और क्या कमी आपको आज तक नजर आई? दरअसल सबसे बड़ी कमी क्या होती? सफाई नहीं होती। चिकित्सक क्या करते हैं, चिकित्सक चूंकि बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही प्रोफेशनल और बहुत ही सम्मानित पेशा है, तो कभी कभी उनका व्यवहार रफ हो जाता है। पैरामेडिकल का व्यवहार हम यही सिखाते हैं कि मरीज को भगवान मान कर सेवा करो और अस्पताल को ऐसा साफ करो, ऐसा रखो साफ कि अपना घर हो, गंदगी नहीं होना चाहिए, चद्दरें रोज बदलनी चाहिए। हमने हर दिन की चद्दर तय की कलर वाइज, जैसे सोमवार को ब्लू है, मंगलवार को आपको गुलाबी मिल जाएगी, बुध को ग्रीन मिल जाएगी, हर दिन का अलग तय कर दिया है जिससे चद्दर रिपीट ना हो। ये हम ऑनलाइन वीडियो पर भी देखते हैं कि हमारी चद्दर बदली कि नहीं बदली, हमें गंदगी नहीं मिलना चाहिए। हमने पूरा एकदम ऑनलाइन सिस्टम बना रखा है। कई बार आप निरीक्षण के बाद अस्पतालों में तुरंत बदलाव देखने को मिलता है, क्या इसके लिए अलग कोई मॉनिटरिंग सिस्टम भी बनाया आपने? हाँ, मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया, जिससे हम जाते हैं तो जो गलतियां मिलती हैं फिर उनको वीकली हम समीक्षा करते हैं। और एक हमने ऑनलाइन कैमरे भी लगा रखे हैं जो हमारे 75 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से वो और सीएससी स्तर पर हम नीचे तक जाएंगे। हम उनको अपने कमांड सेंटर से लगातार वॉच भी करते हैं और वहां 2 जेडी लेवल के अफसर भी बैठते हैं कि यदि कहीं कोई कमी हो तो तत्काल हमें सूचित करें। हम मरीज को भी देखते रहते हैं कि उसकी सेवा हो रही कि नहीं, उसको अटेंड किया जा रहा है, हम ऑनलाइन देखते रहते हैं। भाई साहब, मेरा लास्ट प्रश्न है कि बहुत दूर दूर से आपके पास जो लोग आते हैं सुबह, क्या उनके लिए ना आ पाए आपके पास तो आप तक अपनी बात पहुंचाने का कोई जरिया है? हाँ है ना, व्हाट्सएप बहुत लोग कर देते हैं। बहुत लोग जैसे इमरजेंसी केस का एक्सीडेंट हो गया तो उसको आने की थोड़ी जरूरत है। पुलिस ने किसी नाजायज किसी आदमी को पकड़ लिया, आने की जरूरत थोड़ी, फोन कर दे, हम टाइट करते हैं। पुलिस को भी कहते हैं और अस्पताल को भी कहते हैं कि मौके पे एम्बुलेंस भेज कर तत्काल इलाज कराओ, और कहीं आसपास है मैं खुदे पहुंच जाता हूं। मैं ये जान लूं कि कभी हमारे उत्तर प्रदेश पर एक व्यक्ति जिसको हम लोग धरती पुत्र के नाम से जानते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया जिसमें इसी विभाग का योगदान था, स्वास्थ्य विभाग का। क्या हमें लगता है कि वही चीज दोहराने वाली है उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम लोगों से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, बीच में कोई ब्रिज नहीं है, और लोगों को परेशान होता देखना मुझे बहुत पीड़ा देता है। मैं हर स्थिति में जहां कहीं जा सकता हूं, तुरंत आसपास कोई घटना घटी, मैं सबसे पहले पहुंचता हूं, लोगों की मदद करता हूं। और कोई व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आ गया, कोई फोन कॉल आ गया, तो तत्काल अगर कोई जरूरत है मदद की तो मैं उसी समय करता हूं। आपने देखा हमारे साथ उत्तर प्रदेश के एक ऐसे नेता थे जिनकी बहुत सारी पहचान है। गांव के लोग इन्हें जननेता कहते हैं और गांव से आने वाले खास तौर पर गरीब कहते हैं कि हमारे मन की बात सुनते हैं। और आपके यहाँ सुबह सुबह एक लंबी भीड़ भी लगती है, तो साथ ही छात्रों को लगता है कि इस नेता से सीख कर शायद हम भी आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, इनके माध्यम से हमें बहुत सारे मार्गदर्शन मिले और आने वाले टाइम में सी न्यूज़ भारत आपके साथ जुड़कर विभागीय तौर पे कुछ ऐसी चीज़ों को करने वाला है जो मुझे लगता है कि लोगों की समस्याएं सुनना और होना आसान हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सबका, बहुत बहुत धन्यवाद।
अब मैं आग्रह करूंगा श्री पवन शर्मा जी से कि हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पधारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को आज की स्मृतियों से उन्हें उनके हृदय में आज की स्मृतियां दें और फूलों की खुशबू के साथ। और साथ ही स्मृति चिन्ह। आज इस मंच पर जिन चिकित्सकों को इस धरती पर जीवित ईश्वर के रूप में माना जाता है, उन चिकित्सकों को, उन डॉक्टर्स को आज इस मंच पर सम्मानित करने के लिए मैं अनुरोध करूंगा कि वो इस मंच पर आए। सर्वप्रथम डॉक्टर विवेक कुमार यादव, सिग्मा इमेजिन एंड डायग्नोस्टिक लखनऊ। सर सम्मान ले आइए। डॉक्टर राहुल यादव। पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता। कुछ कहानियां संघर्ष से शुरू होती हैं और सफलता पर जाकर इतिहास बन जाती हैं। सीमित संसाधन डॉक्टर राहुल यादव, लेकिन इरादे डायरेक्टर विशेष हार्ट केयर लखनऊ। हर कठिन परीक्षा ने उन्हें और मजबूत बनाया। डॉक्टर जनार्दन वर्मा, डायरेक्टर KRM हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर लखनऊ। डॉक्टर अब्दुल वाहिद, डायरेक्टर हिंद हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर लखनऊ। डॉक्टर हरिओम, डायरेक्टर AVS मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लखनऊ। डॉक्टर सुशील गुप्ता, डॉक्टर सुशील गुप्ता, प्रिल्यूड पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर। सुशील गुप्ता जी के बाद कृष्णा कुमार पांडे जी का रेडी रखिएगा और डॉक्टर विपिन शर्मा जी का। कृष्णा कुमार पांडे, समाज सुधारक, राष्ट्र सेवक। सामने से जी, सामने से। डॉक्टर विपिन शर्मा, जनरल फिजिशियन। फिरोज खान, विकास पुरुष। फिरोज खान, विकास पुरुष। डॉक्टर प्रशांत सागर, मैक एनिमेशन। डॉक्टर RK गुप्ता, प्रबंधक, हर्षित हेल्थ केयर सेंटर। सर आप भी आ जाइए। मंच पर हैं डॉक्टर प्रशांत सागर। और अब हमारे आज के माननीय मुख्य अतिथि श्री ब्रजेश पाठक जी को स्मृति चिन्ह भेंट की जा रही है और साथ ही सी न्यूज़ भारत पीलीभीत के ब्यूरो चीफ हैदर खान साहब माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए एक विशेष भेंट लेकर आए हैं। पीलीभीत से एक बांसुरी गिफ्ट करना चाहते हैं आपको। मैं निवेदन करूंगा हैदर खान साहब से कि वो आए मंच पर और अपने कर कमलों से श्री पवन शर्मा जी के साथ हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी को ये मुरली भेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही आप सभी को बता दें कि हमारे आज के कार्यक्रम में अगले मेहमान भी हमारे बीच आ चुके हैं। हमारे बीच श्री संजय निषाद जी और
हमारे लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी आ चुकी हैं। एक बार जोरदार तालियां दोनों मेहमानों के लिए। और साथ ही मैं निवेदन करूंगा हमारी सहयोगी मनीषा सिंह जी से कि वो भी मंच पर आएं और आज के कार्यक्रम में नारी शक्ति के रूप में साथ दें।